अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टुनाइट। मैं हूं शहजाद हसन। आज इस प्रोग्राम का एक खुसूसी एपिसोड है जो मैं कर रहा हूं। रहमान अजहर की जो ज़ाती मसरूफियात की वजह से आज नहीं आए, जिसकी वजह से मैं आज ये प्रोग्राम कर रहा हूं। अब आज जो हमारा इशू है वो कराची है, क्योंकि कराची में चंद घंटों के अंदर अंदर 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया, जिनमें से 2 सहाफ़ी थे। जियो के DSNG के सैटेलाइट इंजीनियर अरशद अली जाफरी को बहादराबाद के इलाके में निशाना बनाया गया। उनको 7 गोलियां मारी गईं और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इसी तरह आज दोपहर में आफ्ताब आलम, जो कि हमारे बहुत अच्छे कोलीग भी हैं और मेरे साथ उन्होंने मुतादिद चैनल्स में काम किया, जियो में भी और समा में भी मेरे साथ काम करते थे, उनको उनके घर के बाहर निशाना बनाया गया जब वो अपने बच्चों को स्कूल से वापस घर छोड़ने के बाद दोबारा घर से निकले नमाज पढ़ने के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि अचानक सहाफ़ियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मीडिया ने ऐसा क्या बता दिया है या ऐसा क्या दिखा दिया है कि सहाफ़ियों की जान खतरे में पड़ गई है? या फिर मीडिया को टारगेट करके ये तासुर दिया जा रहा है कि कराची ऑपरेशन फेल हो रहा है? मीडिया वर्कर्स को क्या करना चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए और उनकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार कौन है? साथ साथ ये भी सवाल उठता है कि क्या एक दिन के वाकयात के बाद ये कह देना कि कराची ऑपरेशन फेल हो गया है या हो रहा है, ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना एक दिन के वाकयात के बाद, क्या ये जायज होगा? साथ साथ ये भी एक सवाल है कि ये एक दिन का वाकया नहीं है, और भी कत्ल हुए हैं। वकला को भी निशाना बनाया गया है, रशीद गुडेल साहब को भी निशाना बनाया गया है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को भी निशाना बनाया गया है और मुतादिद वारदातें होती जा रही हैं। आज भी एक बेकरी के मालिक को भी निशाना बनाया गया, उसके मुलाजिम को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये सारे वाकयात को मिला के हम कराची ऑपरेशन के बारे में क्या सवाल उठा सकते हैं, क्या सवाल उठाना जायज़ है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सलमान गनी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। साथ साथ सदफ खान हमारे साथ होंगी, मीडिया राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी इनकी NGO है, जिसमें ये स्पेशली जो जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी को लेकर इन्होंने काफ़ी काम किया। इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि नज़ीर लगारी साहब को भी शामिल करें, सीनियर सहाफ़ी, वो हमारे साथ कराची से होंगे अब से कुछ देर बाद। लेकिन सलमान गनी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। मुझे बताइएगा कि क्या तासुर दिया जा रहा है, स्पेशली अचानक ये जो टारगेट किया जा रहा है सहाफ़ियों को कराची में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्टों को टारगेट करने का बड़ा मकसद तवज्जो मबजूल करवाना है कराची पे और असरअंदाज होना है कराची ऑपरेशन पे। देखिए, पाकिस्तान का मीडिया अब यकसू है कि दहशतगर्दी, तखरीबकारी, संगीन जुराइम के खिलाफ आज का मीडिया यकसू है। और आपने देखा होगा कि 6 सितंबर को पाकिस्तान के सिपह सलार ने 6 सितंबर की तकरीब में पाकिस्तान के मीडिया को खराज तहसीन पेश किया, दहशतगर्दी के खिलाफ, तखरीबकारी के खिलाफ अपने मौसर और मजबूत रोल पे। मैं समझता हूँ कि कराची के हालात, देखिए, आप पे ये सवाल था कि क्या कराची ऑपरेशन पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। देखिए, कराची ऑपरेशन की वजह से कराची के अंदर अमन अमान बहाल हुआ है, कत्ल गारत का खात्मा हुआ है, बताखोरी का खात्मा हुआ है, और पाकिस्तान की जिस तरह तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो ज़रबे अज़ब के पीछे खड़ी हैं, और कराची के तमाम तबकात ने कराची के अंदर जारी ऑपरेशन की तायीद और हमायत की है। इसी तरह पाकिस्तान के मीडिया ने उन लोगों की निशानदेही की है जो वाकईतन दहशतगर्दी करते थे, दहशतगर्दियों की पुष्टपनाही करते थे, उन्हें फंड्स देते थे, उन्हें हथियार फराहम करते थे। तो उन्होंने मीडिया को टारगेट जरूर करना था। लेकिन आपने एक इशारा दिया कि भी पिछले दिनों रशीद गोडियल साहब को जब उन पर फायरिंग की गई और इस तरह की खबरें आई कि 48 घंटे के अंदर कोई मुलजम पकड़ लिया गया है, आखिर क्या वजह है? मैं समझता हूं कि कायम अली शाह साहब की हुकूमत के आगे एक सवालिया निशान है कि आखिर क्या वजह है कि पहले कराची के अंदर आपको पता है कि टीचर्स को किया गया, इंजीनियर्स को किया गया, डॉक्टर्स को किया गया, अब जर्नलिस्टों को किया जा रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस पर कोई जो मीडिया है उस पर ये असरात होंगे कि वो डर जाएगा, खौफ हो जाएगा। पाकिस्तान हालत जंग में है। अगर पाकिस्तान के अदारे अपनी जान पे खेल के पाकिस्तान के अंदर अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस की तायीद और हमायत हासिल है, पाकिस्तान के मीडिया का भी ये फैसला है कि अगर हमने पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, मजबूत मुस्तकबिल के लिए हमने अपना रोल अदा करना है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मीडिया अपना रोल अदा करता रहेगा। और कराची के अंदर जिन मीडिया पर्सन्स को टारगेट किया गया है, मैं समझता हूं कि सिंध हुकूमत के लिए चैलेंज है और हम सब के लिए लंबे फिक्रिया है कि हमने ये आवाज उठाते रहना है कि आखिर कौन लोग टारगेट कर रहे हैं, मकासद क्या है। मैं नहीं कहता, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन बात यह है कि ये सारे काम करने फौज की जिम्मेदारी नहीं है, रेंजर्स की जिम्मेदारी नहीं है। वहां पर पुलिस भी मौजूद है, वहां पर सिविलियन हुकूमत भी मौजूद है। सिविलियन हुकूमत और पुलिस को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, और हमारे साथी जो शहीद हुए हैं, उनके जो मुलजम हैं, उन्हें बेनकाब करना इनकी जिम्मेदारी है।
ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ نے ذمہ داری کی بات کی، ذمہ داری کی ہی بات میں کروں گا، آپ کے پاس آؤں گا صدف، کس کی ذمہ داری ہے اسپیشلی اگر جرنلسٹ کی بات کی جائے تو ان کی سیکیورٹی کس کی ذمہ داری؟ کیونکہ ہم اسٹیٹ کو تو اس رسپانسبلٹی سے برجمع کر چکے ہیں، اسٹیٹ کی اب رسپانسبلٹی ہم نہیں سمجھتے ہیں سیکیورٹی دینا، ہم پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز پر انحصار کرتے ہیں، تو کیا چینل مالکان کو، جو چینلز ہیں ان کو اپنے امپلائیز کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے؟ لیکن کس حد تک سیکیورٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے، خاص طور پر جو عام شہری ہیں اور رپورٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں مختلف چینلز میں، کراچی جیسے بڑے شہر میں رہتے ہیں، کیا آپ کے پاس کیا اعداد و شمار ہیں، کتنا مشکل ہے کراچی جیسے بڑے شہر میں آپریٹ کرنا جرنلسٹ کے لیے؟ جی شہزاد، عموماً تصور یہ کیا جاتا ہے کہ شاید فاٹا اور بلوچستان اور جو ہمارے آرمڈ کانفلکٹ ریجنز ہیں وہ صحافیوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ریجنز ثابت ہوتے ہوں گے، لیکن اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو 16 صحافی اب تک کراچی میں مارے جا چکے ہیں، جو کسی بھی ایک شہر میں مرنے والی صحافیوں میں سے سب سے بڑی تعداد ہے۔ اسی طرح اگر سندھ، جو آرمڈ کانفلکٹ زون عموماً تصور نہیں کیا جاتا، اگر ہم سندھ کی طرف دیکھیں تو 32 صحافی سندھ کے صوبے میں مارے جا چکے ہیں، جو تمام صوبوں میں اگین سب سے زیادہ بڑا فگر ہے کہیں بھی صحافیوں کی کلنگ کے حوالے سے۔ اب یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمیں حکومت کو بری الذمہ قرار دینا پڑ رہا ہے، بری الذمہ تو نہیں لیکن اس کے پر ہم ڈپینڈ نہیں کر پا رہے، کیونکہ اب تک حکومت کی جانب سے اس قسم کے اقدامات نہیں کیے جا سکے جس کی وجہ سے ہم صحافی اور میڈیا اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکیں۔ اب ظاہر ہے اگلی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری میڈیا ہاؤسز کے اوپر آتی ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو پاکستان کا میڈیا ہے یہ بڑا ایک کمرشل انٹیٹی کے طور پر ڈیولپ ہوا ہے، اور سوائے چند بڑے اداروں کے جن کے اندر ہو سکتا ہے جیو، آج ٹی وی، ایکسپریس وغیرہ شامل ہوں، جو چھوٹے ادارے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں شاید فائنینشلی کہ وہ پراپر اپنے صحافیوں کو، اپنے امپلائیز کو، اپنے ٹیمز کو سیکیورٹی کے مواقع فراہم کر سکیں، اپورچونٹیز فراہم کر سکیں، لیکن ان کی فائنینشل جو بھی حالت ہو، ظاہر ہے جب آپ امپلائی کرتے ہیں اور آپ کی امپلائمنٹ کی وجہ سے کوئی بھی صحافی اور صحافیوں کے علاوہ آپ کا سپورٹ سٹاف جو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہے آپ کے لیے، تو ان کی سیکیورٹی وہ آپ کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کافی عرصے سے جو تنظیمیں صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں انہوں نے سیفٹی پروٹوکول ترتیب دیے تھے، جن کے اندر بنیادی چیزوں سے لے کے فار ایگزامپل انشورنس، لائف انشورنس کی فراہمی، سیکیورٹی اکوپمنٹ، سیکیورٹی ٹریننگ کی فراہمی، صرف ذمہ داریوں کا تعین کر دینا کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کوئی ٹیم جو فیلڈ میں جاتی ہے اس میں سے ڈیسیشنز لینے کا ذمہ دار کون ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے صحافیوں کو شاید صرف اس بات کی تربیت دینا کہ کوئی بھی نیوز سٹوری، کوئی بھی خبر ان کی زندگی سے بڑھ کے نہیں ہے۔ یہ جو میڈیا آنرز ہیں اور میڈیا مینجمنٹ ہے، جو ایڈیٹوریل ٹیمز ہیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ ٹھیک ہے صدف، آپ نے کہا کہ یہ ٹریننگ دینے کی بھی ضرورت ہے، یہ ڈیسیشن لینا پڑے گا کہ کون سی خبر اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے پیچھے جایا جائے، لیکن جیسے کہ ہم نے دیکھا یہ دو جو جرنلسٹ اگر آپ کہیں انہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے گزشتہ رات اور آج، یہ دونوں کسی سٹوری کے پیچھے نہیں جا رہے تھے، دے ور گوئنگ اباؤٹ دی نارمل ڈیلی روٹین جب ان کو نشانہ بنایا گیا۔ سلمان غنی صاحب، اب ایسی صورتحال میں جب چلتے پھرتے کسی کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو ایسے میں میڈیا ہاؤسز کیا کر سکتے ہیں سیکیورٹی دینے کے لیے، یا کس طرح کی ٹریننگ دے سکتے ہیں جرنلسٹ کو کہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں؟ دیکھیں شہزاد، یہ بڑی بنیادی سی بات ہے کہ میڈیا ہاؤسز بالکل وہ تو کچھ نہ کچھ اقدامات کریں گے، کچھ شعور ہمارے اندر ہوگا، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ ہوتی ہے ایک حکومت کی رٹ۔ بات یہ کہ ماضی کے اندر کراچی یونیورسٹی کے ٹیچرز بھی ٹارگٹ ہوئے، کراچی کے اندر ڈاکٹرز بھی ٹارگٹ ہوتے رہے، اور اب میڈیا پرسنز ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ بات یہ کہ کیا وہاں پر حکومت موجود ہے، کیا حکومتی اداروں کے اندر ذمہ داری کا احساس ہے کہ آج کا کراچی تو بہت، میں سمجھتا ہوں صورتحال بہت بہتر ہے۔ آج وہ قتل و غارت والا سلسلہ نہیں ہے، آج وہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے، آج وہ بھتہ مافیا نہیں ہے، بوری بند لاشیں نہیں ہیں، لیکن یہ ذمہ داری ایکچول خود ریاست کی ہوتی ہے، ریاستی اداروں کی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جب تک آپ حکومتی رٹ قائم نہیں کریں گے اور ادارے اپنے مؤثر ذمہ داریاں ادا کرتے نظر نہیں آئیں گے، یہ بنیادی طور پہ پولیس کا کام ہے۔ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ آج وہ کوئی خبر کی تلاش میں نہیں تھے، لیکن رات جو ڈی ایس این جی میں انجینئر موجود تھے تو وہ تو بہرحال اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں ہر شخص کی جان قیمتی ہے، اور کراچی کے اندر پچھلے 15-20 سال کے اندر 15-20 ہزار لوگ ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہو گئے۔
आपकी ना रियासत हरकत में आई, ना रियासती इदारे हरकत में आए। मैं इसलिए कहता हूं कि सबसे पहले जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए हुकूमतों के अंदर, आपके इदारों के अंदर। आपके इदारे तो खुद उन्हें सपोर्ट करते रहे कराची के अंदर। मैं समझता हूं कि आज जहां पर आपने दहशतगर्दी और तकरीबकारी के खिलाफ ज़रबे अज़ब की है, जो शख्स भी क्रिमिनल है, आप क्या कहेंगे जो टाइमिंग है इस सारी सूरत हाल की? जब कल हम देख रहे हैं एपेक्स कमेटी का एक अहम इजलास है, उससे एक दिन पहले 2 सहाफियों को टारगेट कर दिया जाता है और 2 मजीद अफराद को टारगेट किया जाता है, और ये भी इतलात आ रही हैं कि जिन्होंने शहजाद भाई आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जब आप जर्नलिस्टों को टारगेट करते हैं ना, फिर दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगनसाई होती है कि पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट भी महफूज नहीं। देखिए जर्नलिस्ट बेचारे तो जो कुछ माशरे के अंदर होता है उसके एक आकाश होते हैं, वो लोगों तक वो खबर लेके जाते हैं। मैं समझता हूं कि कराची के अंदर जर्नलिस्टों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, नंबर 1 कि कराची ऑपरेशन पे असरअंदाज हुआ जाए और दुनिया भर में पाकिस्तान की जगनसाई की जाए। चूंकि आज एक तसर बन रहा है कि रोशनियों का शहर कराची, मिनी पाकिस्तान कराची, वहां पर अमन अमान बहाल हुआ है। लेकिन जब आप जर्नलिस्टों को टारगेट करेंगे तो यकीनन दुनिया भर में ये खबर जाएगी और इसमें पाकिस्तान की सूरत हाल के आगे एक सवालिया निशान खड़ा होगा। ये अच्छी बात आपने की कि कल आपका एपेक्स कमेटी का इजलास होने जा रहा है। देखें सूरत हाल बेहतर हुई है, ये हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि वहां पर ऑपरेशन के नतीजे में सूरत हाल बेहतर हुई है। लेकिन शहजाद साहब कब तक आप वहां पर रेंजर्स को रखेंगे, कब तक आप फौज को रखेंगे? बहरहाल पुलिस ने जिम्मेदारी अदा करनी है। मैं समझता हूं कि पुलिस के अंदर एक तहरीर का सिस्टम होना चाहिए, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कितनी जरूरी है इस सारे सूरत हाल को इस तनाजुर में देखना, कराची ऑपरेशन के तनाजुर, इसी पर हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद दीगर गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहेगा, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टुनाइट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टुनाइट और हम बात कर रहे हैं कि क्यों एक दफा फिर सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर पर कराची में। क्या कराची ऑपरेशन को फेल करवाना मकसद है या ये तासुर देना मकसद है कि कराची ऑपरेशन कामयाब नहीं हो रहा, या वाकई सहाफियों ने कुछ ऐसा कर दिया है, ऐसा दिखा दिया है जिसकी वजह से सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है? सहाफियों की अगर बात की जाए और उनको निशाना बनाने की बात की जाए तो जहन में सबसे पहले हामिद मीर का इंसिडेंट आता है। हामिद मीर को कराची में निशाना बनाया गया, उनको गोलियां मारी गई, 6 गोलियां मारी गई, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गए थे। इससे पहले लाहौर में रजा रूमी साहब जो कि एक्सप्रेस ग्रुप से मुंसलिक थे, उनको भी निशाना बनाया गया था। इस वक्त वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं बराह रास्त न्यूयॉर्क से। अस्सलाम वालेकुम रजा रूमी साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। रजा रूमी साहब, खुशकिस्मती से आप उन चंद जर्नलिस्ट में से हैं जिनको अटैक किया गया और वो बच गए इस अटैक में, लेकिन तब से आप पाकिस्तान वापस नहीं आए हैं। यू हैव बीन अब्रॉड सिंस देन। क्या वजह है कि अब आप पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान अब भी आपको लगता है कि इज स्टिल नॉट सेफ? जी देखिए, वाकया ये है कि पाकिस्तान में यकीनन तब्दीलियां तो आई हैं और कुछ बेहतरी की अलामात और आसार दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से क्रैकडाउन जारी है। मगर ये कि यकीनन जब आप मौत के कहीं से गुजरे और चंद सेकंड की देर होती तो मैं ना आपसे बात कर रहा होता, तो इस वजह से बिल्कुल ये बात सच है कि मैं खौफजदा हूँ और मुझे अपनी जिंदगी जो है वो अजीज है, और अगर जिंदा हूँ तो कुछ करूँगा, नहीं हूँगा तो क्या बात खत्म हो जाएगी, जैसे कि और लोगों के साथ हो रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन रजा रूमी साहब, जैसे 2014 को कहा गया पाकिस्तान वाज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, तो क्या किसकी जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जर्नलिस्ट को, और किस हद तक फिजिबल है हर जर्नलिस्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, खासतौर पर गिवन द फैक्ट कि हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर है चैनल्स के, बहुत ज्यादा नंबर है अखबारात के, बहुत ज्यादा तादाद है सहाफियों की, और सबको शहर के अंदर किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है? अगर वॉर जोन में वो जाते हैं तो समझ आता है कि देयर आर सम प्रोटोकॉल्स टू बी फॉलोड, लेकिन शहर ही अगर वॉर जोन बन जाए तो फिर किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है इतने लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर एक को तो सिक्योरिटी देना और प्रोटेक्ट करना तो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। मगर देखिए, इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि आखिर सहाफियों को मारता कौन है या उनको निशाना कौन बनाता है। तो वो तो 2-3 तरह की ही कुव्वतें हैं। पहले तो जो अभी सबसे ज्यादा जिनका फैलाव हो गया है वो गैर रियासती अनासिर जो है, नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको कहा जाता है, जिनमें के मजहबी इंतहा पसंद भी हैं, जिनमें फिरका वाराना तंजीमें भी शामिल रही हैं वगैरह वगैरह, और जिनमें के अलैकी पसंद जो है चंद तंजीमें वो भी तशद्दुद की तरफ माइल है। बलूचिस्तान में कई सहाफी जो हैं वो निशाना बने हैं। दूसरी तरह की जो है वो रियासत के अंदर जो इदारे होते हैं, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट के हों, इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, उनकी तरफ भी उठाई जाती है।
اور तीसरी तरह से जो पॉलिटिकल माफिया है मुख्तलिफ शहरों में या बड़े इलाकों में, जैसे कि आपके मुझे लगता है कि हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया रज़ा रूमी से। हम कोशिश करें उनको लाइन पर लें और उनसे मजीद बात भी करें, लेकिन हमारे साथ इस वक्त सलमान गनी साहब मौजूद हैं और सदफ खान मौजूद हैं। सलमान गनी साहब, एक दफ़ा फिर आपकी जानिब आना चाहूँगा, कितना मुश्किल है, जैसे मैंने रज़ा रूमी साहब से पूछा था, कि हर वर्कर को प्रोटेक्शन देना जो कि मीडिया में काम कर रहा है, क्योंकि जर्नलिस्ट आजकल सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं इन अटैकर्स के लिए। शहजाद, मैंने पहले भी कहा है कि हर जर्नलिस्ट को, हर कैमरामैन को, हर फोटोग्राफर को, हर सब एडिटर को ये सिक्योरिटी देना तो मुमकिन नहीं होगा। ना आपके अदारे दे सकेंगे, ना हमारे मीडिया हाउसेस के मालिक। देखिए, मीडिया हाउसेस के मालिक कुछ इक़दाम कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि बहैसियत मजमूई मीडिया आज क्यों टारगेट हुआ है, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि जब आपका सिपा सलार अप्रिशिएट कर रहा है 6 सितंबर को कि पाकिस्तान के मीडिया ने दहशतगर्दी और तखरीबकारी के सद्देबाब में अपना रोल अदा किया है। अभी रज़ा रूमी जो बात कर रहे थे और आज वो पाकिस्तान से बाहर है, देखिए मेरे वो भाई हैं और मुझे पता है कि उन्हें क्यों मतलब उन पर ये फायरिंग का वाक़या हुआ। हमें अपना एक रोल अदा करना है, हमने पाकिस्तान के अंदर अमनो इस्तेहकाम कायम करना है। हम इस अमनो इस्तेहकाम के लिए हम अपना किरदार अदा करेंगे तो यकीनन मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होने हैं और ये आखिरी फेज चल रहा है। ये ज़रबे अज़ब का भी आखिरी फेज है, कराची ऑपरेशन भी फैसला कुन मरले पे है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। और यही वजह है कि आखिर जर्नलिस्टों को टारगेट क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है कि जर्नलिस्टों को टारगेट करने से एक दफा फिर तवज्जो जो है कराची में आएगी। और कराची वो शहर है, देखिए कराची बहुत खूबसूरत शहर है, कराची रोशनियों का शहर है और कराची के अंदर अगर अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ लाहौर में बैठ के कि कराची को ओन करना चाहिए, इस्लामाबाद को। कराची को जब हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं तो फिर ये जिम्मेदारी है इस्लामाबाद की, पिंडी की जिम्मेदारी है कि फिर हम कराची को ओन करें। और कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बुनियादी जिम्मेदारी तो मेरे ख्याल में, चूंकि एमके वहां की नुमाइंदा जमात रही है, उनकी थी। बहरहाल जो भी वहां पर सूरत बनी, अब नई सूरत जो तारी हुई है, इसमें मेरा ख्याल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कराची में अमनो अमान बहाल हुआ है, कराची के अंदर जो सिलसिला कत्ल वारत का जारी था उसका सद्देबाब हुआ है। और जर्नलिस्टों का जहां तक मसला है, ये हम मीडिया मालकान पे ना छोड़ें, हमारी अपनी तंजीमें भी मौजूद हैं, PFU जो है, प्रेस क्लब है, देखिए उनको भी कुछ जिम्मेदारियां देनी चाहिए। और अगर हमारी जो तंजीमें साथ हैं, क्या रोल है इन तंजीमों का, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन सदफ, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगा, आपने ट्रेनिंग की बात की थी, क्या आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग दी जाती है ऐसी मुश्किल जगहों पर रिपोर्टिंग करने की? क्या तरीके होने चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? और खास तौर पर अगर ऐसे हालात हैं कराची जैसे शहर में, तो कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज होनी चाहिए? क्या इस तरह के कोई ट्रेंड दिखता है आपको हमारी इस पूरी इंडस्ट्री में? शहजाद, जो ट्रेंड्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, कोई ज़्यादा मुस्बत ट्रेंड्स हमें नज़र नहीं आते। बट इफ़ यू अलाउ मी तो मैं थोड़ा सा सलमान गनी साहब की बात और जो रज़ा रूमी साहब ने बात की उसकी तरफ भी आना चाहूँगी। आप बात ये कह रहे थे कि तमाम जर्नलिस्ट को, तमाम कैमरामैन को इतनी बड़ी तादाद में जब अब मीडिया मौजूद है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी देना मुमकिन नहीं है। आई एग्री विद यू कम्प्लीटली, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन एक फैक्टर जो हम बार बार नजरअंदाज कर देते हैं वो इम्प्यूनिटी का फैक्टर है, सजा से मुस्तस्ना होने का फैक्टर है। अब तक 109 जर्नलिस्ट, हमारा फिगर 109 जर्नलिस्ट है, कुछ तो दीगर फिगर्स कोट करते हैं, हुकूमत ने खुद 46 जर्नलिस्ट पिछले 5 सालों में का फिगर कोट किया है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी कन्वेक्शन कंप्लीट हो सकी हो। डैनियल पर्ल को अगर हम छोड़ दें, जो एक पाकिस्तानी सहाफ़ी नहीं थे, वली खान बाबर के केस में बहुत पेशकदमी हुई, लेकिन हम जानते हैं कि जो मेन एक्यूज हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए और जिनकी गिरफ्तारी हुई, जिनकी कन्विक्शन हुई, वो अभी अपील के प्रोसेस में दाखिल हो चुके हैं और कन्विक्शन और सज़ा किसी को अब तक नहीं मिल पाई। हामिद मीर साहब की केस की इन्वेस्टिगेशंस का क्या स्टेटस है ये हमें नहीं पता। हयातुल्लाह की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कंप्लीट हुई थी, उसकी रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं हुई। सलीम शहजाद की रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिक हुई, लेकिन सज़ा किसको मिली? किसी को भी ना मिल सकी। तो जब कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, जब इस जुर्म का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा किसी के लिए, तो फिर जो गैर रियासती कुव्वतें हैं वो इसी तरह
तरह इस्तेमाल करेंगी जर्नलिस्ट की इस वल्नरेबिलिटी को. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन टू मी रिगार्डिंग के ट्रेनिंग्स का क्या ट्रेंड है. हमने ट्रेनिंग्स देखी हैं ज़्यादातर एनजीओज की जानिब से. बहुत कम मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अपने स्टाफ को ट्रेन किया हो. एक यहाँ मसला ये भी आ जाता है कि जब हम ट्रेनिंग्स करवाने जाते हैं और ट्रेनिंग्स की बात करते हैं सिक्योरिटी के लिए, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के लिए, तो फिर वो एक सहाफ़ी कौन है, सहाफ़ी कौन नहीं है, उस बहस की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं. और जो मीडिया वर्कर्स हैं, जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है, जिस तरह कल DSMG इंजीनियर जो थे अरशद अली जाफरी साहब, उन्हें निशाना बनाया गया. ड्राइवर्स को हमारे निशाना बनाया जाता है. जो हमारी सहाफ़ियों के साथ स्टाफ अपनी सहाफ़त की ही वजह से फील्ड में मौजूद होता है, मगर शायद कन्वेंशनली जर्नलिस्ट का उन्हें दर्जा नहीं दिया जा सकता. और आपको लगता है कि इनको टारगेट करने से खबर नहीं बनती ज्यादा? जैसे वली खान बाबर को टारगेट किया गया तो उनके चैनल ने भी फॉलो किया और आखिरी मतलब जो कन्विक्शन थी वहां तक काफी हद तक गए. लेकिन अगर सैटेलाइट इंजीनियर को टारगेट किया जाता तो शायद खबर बन जाती, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता, परसू नहीं किया जाता. बिल्कुल. 4 DSMG स्टाफ मेंबर्स एक हादसे का शिकार हुए थे. मेरा ख्याल है 2009 की बात है, या शायद मैं ईयर एग्जैक्टली नहीं वो कर पा रही, लेकिन उस दिन खबरों के अलावा आगे कोई खबर नहीं बनी कि एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि शायद हम उन्हें उस लेवल पे खुद जर्नलिस्ट तंजीम में हम खुद भी इस बात के जिम्मेदार हैं कि हम उस तरह उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देते, उनकी अमवात को वो इंपॉर्टेंस नहीं देते जो हम बड़े सहाफ़ियों की अमवात को या उन्हें निशाना बनाने. ठीक है सर, एक छोटी सी ब्रेक है, लेनी ब्रेक के बाद दोबारा अपने डिस्कशन को यहीं से जोड़ेंगे. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टुनाइट और हम डिस्कस कर रहे हैं कराची की सूरत हाल और सहाफ़ियों पर बढ़ते हुए हमले. आज हमने राब्ता किया है नज़ीर लगारी साहब से जो इस वक्त हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं. नज़ीर लगारी साहब, वेलकम टू द शो. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अचानक सहाफ़ियों को कराची में टारगेट किया जा रहा है, आपको लगता है ये एक नया ट्रेंड है क्योंकि सहाफ़ी सॉफ्ट टारगेट है, उसको टारगेट किया जाए, या आपको लगता है कराची ऑपरेशन के बारे में नेगेटिव तासुरात पैदा करने के लिए सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है? मेरा ख्याल ये है कि ऐसा नहीं है कि सहाफ़ी जो हैं, एक तो ये कि जो हमारे 2 सहाफ़ी दोस्त शहीद हुए उनमें से साफ वो नहीं थे, इस तरह के रेगुलर सहाफ़ी नहीं थे, और एक इंजीनियर थे और दूसरे दोस्त जो हैं वो अगरचे सहाफ़त में जियो में भी रहे, समा में भी रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सहाफ़त को कुछ देर के लिए खैरबाद कह दिया था, सहाफ़त से अलग थे. लेकिन बहरहाल वो हमारी कम्युनिटी के थे, सहाफ़ी थे और हमें उनकी शहादत का सदमा है और दुख है. लेकिन ये बात जो आपने दूसरी बात की है, असल बात ये है कि ये जो कराची ऑपरेशन का एक तासुर बन रहा था कि जी कामयाब जा रहा है और ठीक जा रहा है और ज़बरदस्त जा रहा है, और हम लोग भी कह रहे थे, बाकी लोग भी कह रहे थे, लेकिन असल ये है कि ग्रास रूट पर अभी भी इस ऑपरेशन के लिए और हमजहती इक़दाम की जरूरत है, बहुत ज़्यादा और इक़दाम की. एक तो कार्रवाई हो रही है, टारगेटेड हो रही है जी, जाकर उनको उनकी इंटेलिजेंस अच्छी है, जाकर तलाश करते हैं और फिर टारगेट करते हैं, फिर गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करके वो उस प्रोसेस में ले जाते हैं. तो लेकिन दूसरा मरहला ये है कि जो असल है काजिज जो हैं इस टेररिज्म के और इस मिलिटेंसी के और इस कराची की बदमनी के, उनको एड्रेस करने की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है. असल बात है कि उस पर भी तवज्जो दी जाए. और इसके साथ साथ अभी न्यू कराची के इलाके में जो है 2 मजहबी जो वो थे कारकुन थे, उनको भी निशाना बनाया गया है. तो इसका मतलब ये है कि मजहबी कारकुन भी हैं और मीडिया से वाबस्ता लोग भी हैं और कुछ और लोग भी हैं, इस तरह से हो रहे हैं. इसको हम नहीं समझा जाना चाहिए कि चेन आ रही है और ये अब जो है वो खुदा ना खासा साहब भी टारगेट बन रहे हैं. इस तरह की सूरत हाल हमें मेरा ख्याल है कि नहीं, हमें और ज्यादा चीजों को देख कर एहतियात से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सारे शहर में तमाम नज़ीर लगारी साहब, अभी कुछ रोज पहले पुलिस की जानिब से आदाद शुमार दिए गए थे कराची ऑपरेशन के हवाले से. 232 पुलिस पर्सनल जो हैं वो शहीद हो गए, साथ साथ 23 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए इस पूरे ऑपरेशन में. लेकिन 3000 हार्डकोर क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया, 246 टेररिस्ट, 38 किडनैपर्स और 10 एक्सटॉर्शनिस्ट को जान से मार दिया गया इस इनकाउंटर के दौरान, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान. 913 टेररिस्ट और 550 टारगेट किलर्स, इनमें
شامل ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا اور 15,400 انلیگل ویپنز شہر کراچی سے ریکور کیے گئے اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا پولیس اور رینجرز کی جانب سے. پولیس کی جانب سے ایک رپورٹ پیش کی گئی دکھانے کے لیے کہ کراچی آپریشن بہت اچھا جا رہا ہے, جس کے بعد تواتر سے ہم نے دیکھا کہ ٹریفک پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا, لائرز کو نشانہ بنایا گیا, آج میڈیا مین کو نشانہ بنایا گیا, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ مذہبی تنظیم کے لوگوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. اور کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت اہم اجلاس ہے ایپیکس کمیٹی کا, تو اس ساری چیز کے ٹائمنگ کو لے کر ایک تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا یہ کچھ دنوں کے واقعات پر یہ کہہ دینا کہ کراچی کا آپریشن فیل ہو گیا ہے یا اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پایا, یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی؟ نہیں, میرے خیال ہے اس طرح کا کوئی بھی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینے سے ہمیں گریز کرنی چاہیے. ہمیں بالکل نہیں کہنا چاہیے اور کسی کو نہیں کہنا چاہیے یہ کراچی آپریشن بے نتیجہ رہا ہے اور فیل رہا ہے اور اس کے نتائج برآمد ہوئے ہے, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ آپریشن آن گوئنگ ہے اور وہ چل رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمیں یہ بھی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے صفایا ہو گیا جی, ختم ہو گیا جی, کوئی نہیں رہا جی, بالکل امن ہے اور چین کی بیٹری بج رہی ہے, یہ سارا کچھ جو ہے ایسا نہیں ہے. اور ہم کہیں کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں اور دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, ایسی صورتحال بھی نہیں ہے. یعنی بین صورتحال ہے اور صورتحال جو ہے اس کو اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور زیادہ گراس روٹ لیول پر معلوم کرنے کی ضرورت ہے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں پر ہیں اسلحے کے ڈپو, کہاں کہاں پر ہیں انلیگل ویپن, کہاں کہاں پر ہوتا ہے, اور اس میں سے کون کون سے لوگ جو ہیں مختلف اداروں سے وابستہ لوگوں میں ملے ہوئے ہیں, کس طرح سے چیزیں. جب مافیا کام کرتی ہے تو مافیا کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت یا ادارے جو سرکاری ادارے ان کے لوگ بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں مافیا کے ساتھ. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل کاغذ کیا ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس طرح کہنا چاہیے کہ ایک یوتھ ہے جو بہت پڑھ لکھ کر آ رہی ہے, بھائی اس کو کہیں نہ کہیں تو کام سے لگائیں گے. آپ کو اور زیادہ ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے. بہت چیزیں. ٹھیک ہے نذیر لوائی صاحب, میں صدف کی جانب جانا چاہوں گا. صدف, فائنل ورڈز آپ بتائیے گا, شارٹ ٹرم میں کیا کیا جا سکتا ہے جرنلسٹ کی لائف بچانے کے لیے کہ وہ سٹنگ ڈکس نہ بنے اور ایزی ٹارگٹس نہ بنے ان اٹیکرز کے لیے؟ شہزاد, آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ بات یہاں دوبارہ, اور میں اسی بات پہ آؤں گی, کہ امپیونٹی ختم کرنا ہے. اور ان جو جرنلسٹ ابھی تک مارے جا چکے ہیں, جو ٹارگٹ ہو چکے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں حملوں میں, ان کے کیسز کی انویسٹیگیشن کرنا ہے. آئی تھنک یہاں ہمیں تھوڑے ایٹیٹیوڈ چینج کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ جو میڈیا پر حملے ہیں وہ عموماً جو عوام ہے ان کی طرف سے صرف میڈیا پر حملے تصور کیے جاتے ہیں, لیکن جو میڈیا ہے اور جو صحافت ہے اس کا ایک بہت بنیادی مقصد ہے ایک جمہوری ملک میں اور جمہوریت کے لیے. تو میڈیا پر حملے ہوں, صحافیوں پر حملے ہوں, یا صحافت کا جو کردار ہے اسے کسی طرح سے بھی متاثر کرنے کی کوشش کی جائے, ان دی اینڈ وہ ہمارے جمہوری نظام پر حملہ تصور ہونا چاہیے, اور اس کا جو ریاکشن ہے حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے, وہ اسی ارجنسی سے اور اتنی ہی سیریسنس سے ہونا چاہیے جیسے ریاست کا کوئی اہم ادارہ ٹارگٹ ہوا ہو. اس کے لیے حکومت کو کرنا یہ ہوگا کہ ظاہر ہے ایکسپیڈائٹ کرے تمام انویسٹیگیشنز کو. میڈیا ورکر سیفٹی بل کے اوپر بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں, این جی اوز بھی, میڈیا ورکرز بھی, یونینز بھی, اور ان سارے پیش کرنے کی ضرورت ہے. صدف, بہت شکریہ. سلمان غنی صاحب, آپ کے پاس آنا چاہوں گا. فائنل ورڈ, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا اب ریئلائزیشن ہو جانی چاہیے کہ دیر از اے لاٹ مور ٹو بی ڈن ان کراچی رائٹ ناؤ؟ دیکھیں شہزاد, میں سمجھتا ہوں ایک تو حکومتوں کو اپنی ریٹ قائم کرنی ہے. کراچی کے اندر جاری آپریشن ہے, رینجرز کا آپریشن ہے, لیکن وہاں پر جو ادارے ہیں خصوصاً پولیس کا جو رول ہے اسے مؤثر بنانا چاہیے. اور میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو جرنلسٹوں کی سیکورٹی کے حوالے سے جو صحافتی تنظیمیں ہیں, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, ان کو چاہیے کہ سیکورٹی کے لیے اقدامات کرے کہ یہ آزادی صحافت کے لیے درست ان کا ایک رول ہے. لیکن ہمارے اہل خانہ کے جو جرنلسٹوں کے اہل خانہ ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے, جرنلسٹوں کی سیکورٹی کے لیے, اور خاص طور پہ جو نئی ایک فضا بن رہی ہے اس میں ہمیں زیادہ یکسوئی کی ضرورت ہے. خاص طور پہ پاکستان حالت جنگ میں ہے, ہم نے دہشت گردی, تخریب کاری, سنگین جرائم اور کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنا بھرپور اور مؤثر رول ادا کرنا ہے. ایک خوشحال اور باوقار پاکستان میں پاکستان کے میڈیا کا رول بہت اہم ہے, اور اس آزادی صحافت کو ہم نے ذمہ دارانہ صحافت کے ساتھ مشروط کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، سینئر صحافی لاہور سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. نذیر لغاری صاحب سینئر صحافی، انہوں نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا. اور صدف خان میڈیا رائٹس، انہوں نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا. میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی ان کی NGO ہے جو جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے لیے کام بھی کر رہی ہے. ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں صحافیوں کو ٹارگٹ کر کے ایک تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر صحافیوں کو ٹارگٹ کریں گے تو سارے چینلز اسی پہ بات کریں گے اور ایک جنرل امپریشن بن جائے گا کہ کراچی آپریشن اپنے جو ٹارگٹس ہیں اس کو اچیو نہیں کر پا رہا. کراچی آپریشن نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ابھی بہت کچھ اسے اچیو کرنا باقی بھی ہے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.